हेलो एवरीवन। सो लैम्प फेलोशिप के 2024-25 के एप्लीकेशंस ओपन है। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली सबसे पहले तो बेसिक्स कि ये फेलोशिप है क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रोल क्या होता है और बेसिक एफएक्यूज। लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। और इससे पहले भी अगर आप स्टेपेड इंडिया के चैनल पे देखोगे तो लगभग हर साल हम लोगों ने लैम्प फेलोशिप के वीडियोस बनाए हैं, आप उनसे भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को भरते समय आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। एंड देयर आर टू क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस, उन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, पूरे वीडियो का जो फोकस है वो उस पर रहेगा। क्योंकि बहुत लेंदी एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन ही डिसाइड करता है आपका आधा सिलेक्शन, ये एप्लीकेशन डिसाइड करता है। बिकॉज आधे से ज्यादा लोग एप्लीकेशन राउंड के बाद छट जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बहुत बेसिक्स में ये डिस्कस करूंगा। आई होप कि आप वेबसाइट से खुद ये पढ़ लें, ये उम्मीद की जाती है। और अगर आपने खुद ऑलरेडी पढ़ लिया है बेसिक्स के बारे में तो अगले 2 से 3 मिनट का वीडियो स्किप कर दीजिए और एप्लीकेशंस पे आ जाइए। बट मैं आपको बेसिक्स से समझाऊंगा क्योंकि उस इसका जो रिलेवेंस है वो आपके एप्लीकेशन में भी आने वाला है। सो लैम्प फेलोशिप जो है वो द लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली बोले तो जो एमपी होते हैं, सिलेक्टेड एमपी को एक असिस्टेंट के तौर पर, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट का मतलब है कि आप लेजिस्लेशन में, आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में, आप पॉलिसीज में, लीगल में आप असिस्ट करते हो एक एमपी को। ठीक है, मोटे तौर पे एक एमपी का रोल होता है कि वो लीगल फ्रेमिंग में, लॉज बनाने में, पॉलिसीज, बेसिकली जो एक्ट्स वगैरह हो तो उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो जो लेजिस्लेटिव असिस्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और आपको पब्लिक पॉलिसी और लॉ मेकिंग के फील्ड में सीखने को बहुत कुछ है। दिस इज वन ऑफ द टॉप फेलोशिप जो एस्टेब्लिश्ड है, आज से नहीं कई सालों से, कई बैचेज इसके हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा फेलोशिप है जो ऑलरेडी ग्राउंड पे वेल टेस्टेड और एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, सो डिटेल में आप ये पढ़ लीजिए, बेसिक आपका जो रोल रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो बहुत सिंपल है। 25 ईयर्स के एज का बिलो होना चाहिए, नहीं 25 साल से उम्र कम हो, और आपका बैचलर हो किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन में। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं कि पॉलिटिकल साइंस होगा, लीगल होगा, लॉ होगा, किसी भी डिसिप्लिन में आपका बैचलर होगा चलेगा। और इंडियन सिटीजन लैम के लिए फेलोशिप, तो बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको देखना है कि एक रोल क्या है। अब ये रोल मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, इसको आप 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए। ठीक है, सो लैम फेलोशिप अगर मैं ब्रीफ में बताऊं सो इट्स अराउंड 10 to 11 मंथ पीरियड का फेलोशिप है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कैलेंडर में। सो आप एक एमपी के साथ इंगेज होते हो। ठीक है, सो एंड यू इंगेज विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम डाइवर्स सेक्टर्स। ठीक है, सो बेसिकली आपको मेंटर भी किया जाता है और आप एमपी के साथ उनको इंपॉर्टेंट इनपुट्स भी देते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एक एक लाइन को आपको, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रिसर्च आपके क्या क्या हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव रिसर्च। अब लेजिस्लेटिव वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई टू गूगल इट। ठीक है, डेटा एनालिसिस, फ्रेमिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस ढूंढिए आप। इससे पहले का आप एप्लीकेशन भरो तो राज्यसभा लोकसभा के वेबसाइट पे आपको पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो फ्रेम करने में आपका रोल होगा। बैकग्राउंड रिसर्च, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, ट्राई टू रीड एंड लिसन द पार्लियामेंट्री डिबेट्स कैसे होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के जो मीटिंग्स है उनके ऊपर रिसर्च, तो स्टैंडिंग कमेटीज कितने होते हैं। बेसिकली ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको पहले रिसर्च करके पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं क्या तैयारी करें, तो दिस इज द बेसिक आपके लिए जो रोल है ना। इसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितना भी लिखा हुआ है टेक्स्ट, आपको वो सर्च करना है, पढ़ना है, समझना है और उसके नोट्स बनाना है। ठीक है, सो लेम मीडिया रिलेटेड वर्क होगा आपका, लाइक ड्राफ्टिंग प्रेस रिलीज, प्रिपेयरिंग interventions for TB appearances, research for constituency related issues, interacting with stakeholders. ठीक है, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स विद एमपी, उसको भी आप समझिए। एमपी का रोल भी क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, राइट। सो हैव द बेसिक्स क्लियर। इससे पहले कि आप एप्लीकेशंस को टच करें, उससे पहले आप बेसिक चीजों को क्लियर कर लीजिए। सो लैम फेलो रेयरली हैव अ टिपिकल वर्क डे। बेसिकली it can be requested for a research, may have varying deadline, एक दिन का भी हो सकता है, 30 मिनट का भी हो सकता है, मतलब
कोई एमपी आपको फोन कर सकता है कि मुझे टीवी इंटरव्यू में अभी जाना है, तो इस पर्टिकुलर एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, इस पर्टिकुलर का डेटा मेरे को दे दो, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टाइमलाइन बाउंड वर्क, जहां पे आप चीजों को सीखते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि यू विल बी द पर्सन जो पॉलिसी के फॉर्मेशन में, लीगल लेजिस्लेशन के फॉर्मेशन में आप एक इंपॉर्टेंट रोल इनपुट दे सकते हो, ठीक है। तो ये इनके पुराने फेलोज हैं। पिछले 2 से 3 साल में कुछ ऐसे फेलोज हैं जो स्टाइपेंड इंडिया के फैमिली से भी गए हैं। हम लोगों ने उनके साथ इंटरव्यू भी किया है, आप इनमें से कुछ लोगों के इंटरव्यूज चैनल पर देख सकते हैं। इस बार भी हम लोग अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, सो बेसिकली स्टाइपेंड इंडिया पे आप जाओगे तो सिंपली आप यहाँ पे अगर लैम्प फेलो सर्च करोगे तो 2-3 वीडियोज आपके पास आ जाएंगे। ये लैम्प फेलो के साथ हमने एक सेशन किया था, 1 घंटे का सेशन है। इस 1 घंटे के सेशन को आप अच्छे से देखिए, 2 लैम्प फेलो है हमारे पास, ठीक है। पलक के साथ हमने किया था और एक और, तो 2 लैम्प फेलो के साथ जो हम लोगों ने ये पूरा सेशन किया उसका आप समझिए अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिक एफएक्यूज हैं, ठीक है, कि आपका क्या क्या अपॉर्चुनिटी लेवल है, क्या लास्ट डेट है, क्या एग्जैक्ट ड्यूरेशन है। ये सारी चीजें मैं इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि आई होप कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो और आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। स्टाइपेंड के बारे में है कि आप कितना स्टाइपेंड रिसीव करोगे, तो 23,000 रुपए पर मंथ का आपका स्टाइपेंड होगा, ठीक है, 23,000 पर मंथ का। तो ये सारी चीजें आपके ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर है। 23 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब बेसिक क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग चलते हैं एग्जैक्टली कि एप्लीकेशन में आपको करना क्या है। सो यहाँ से एप्लीकेशन शुरू होता है, इसको आप पहले अच्छे से पढ़िए स्टार्टिंग में, ठीक है। ये सारी जो डिटेल दिया हुआ है इनका वो आप अच्छे से समझ लीजिए। 8 सेक्शन है टोटल, तो बहुत शांति से 1-2 घंटा लेके आप पढ़िए, बहुत हड़बड़ी में भरने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट जो होंगे इन द फर्स्ट राउंड विल बी रिक्वायर्ड टू टेक अ मैंडेटरी ऑनलाइन एवेल्युएशन टेस्ट जो 7 जनवरी को होगा, डेट इज ऑलरेडी देयर। सो अब इसमें क्या होगा, एक ऑनलाइन एवेल्युएशन में बेसिक्स जो मैंने अभी डिस्कस किया वो बेसिक्स पूछे जाएंगे। बाकी हम डिटेल में एक एक प्रोसेस पे वीडियो और भी बनाएंगे और एक इंटरव्यू भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि आपने लैम्प फेलोशिप के बारे में कहाँ से सुना। तो इन प्लेटफॉर्म से सुना हो, अगर आपने इसी चैनल के थ्रू सुना है तो आप अदर्स में डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको टाइटल चूज करना है, मिस्टर या मिस, फिर आपका नाम, डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब आप डिटेल में आप ये समझिए पूरा लाइन पढ़ के, तब आप इसमें मरिए, ठीक है, जिस ईमेल आईडी को आप रेगुलर चेक करते हो। लैम्प फेलोशिप 1 जून 1998 के बाद वाले लोगों के लिए है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप दे दोगे, सिटीजनशिप, परमानेंट एड्रेस, सिटी, पिन कोड वगैरह, कंट्री, कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। सो परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस, आई होप आपको अंतर आ गया होगा। कम्युनिकेशन एड्रेस जहां आप चाहते हो कि आपका कुछ लेटर आए, और परमानेंट जहां का आपका आधार कार्ड में परमानेंट है। मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है, जो अलग हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपको बहुत डिटेल में इन्होंने ऑलरेडी दिया है, बट स्टिल आई वो, जैसे मान लो यहाँ पे आपने बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस या किसी और सब्जेक्ट में वो लिख दिया, फिर यहाँ से एकेडमिक डिसिप्लिन आप चूज कर लोगे, ठीक है। अगर इसमें कोई एकेडमिक डिसिप्लिन आपको नहीं मिल रहा है तो चूज अदर्स, ठीक है। उसके बाद आपका डेट स्टार्टेड, यानी आपका कोर्स कब शुरू हुआ, फिर डेट एंडेड। तो डेट स्टार्टेड आपके जब से आपका क्लासेस शुरू हुआ, और डेट एंडेड जब आपके एग्जाम एंड हो गए, जब आपका कॉलेज एंड हो गया, ठीक है। कई बार आपके जो मार्कशीट में डेट है वो भी आप डाल सकते हो। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिटेल आपने भर दिया यहाँ पे। सीजीपीए, बाकी सारी चीजें कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर है, देखो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो उसको आप डाल सकते हो। अब हम लोग देखेंगे आगे कि ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह के आने के बाद आपका कोई और अगर डिग्री है, मान लो कि आपने पीजी डिप्लोमा किया है, कुछ और किया है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो बहुत एक डिटेल में स्कोप दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि एक इन्होंने कॉलम दिया वर्क एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप्स। तो अगर आपने इंटर्नशिप्स किए तो वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने फेलोशिप्स किया है तो वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। वॉलंटियरिंग भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। एनएसएस, एनसीसी, इंटर्नशिप, वॉलंटियरिंग में ये सब फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस में नहीं आता है। पहले आप चूज करोगे कि पेड वर्क एक्सपीरियंस आपका कितने साल का है, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना लेंथ था, क्या डिजिग्नेशन था, क्या रोल था आपका, ऑर्गेनाइजेशन 2, 3, ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक।
अब हम लोग समझ, अब थोड़ा सा यहाँ पे वॉलंटियरिंग का भी दिया हुआ है, तो अगर आपने वॉलंटियरिंग किया है ऑलरेडी तो वो आप डाल सकते हो। लैंग्वेज 1 2 3 4। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए इस वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है। सो ऐसे जो है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए ये जो एक एक लाइन लिखा हुआ है इसको आप समझिए, अदरवाइज मत लीजिए, इसको आप हल्के में लोगे तो अपना कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। चैट जीपीटी से आप जो भी लिखते हो उसको समझना और उसको डिकोड करके पढ़ने वाला तुरंत समझ जाता है, ठीक है। लाइक इफ यू फील कि चैट जीपीटी बहुत एडवांस हो गया है, तो लोग उससे ज्यादा एडवांस है बिकॉज दे हैव क्रिएटेड द चैट जीपीटी। द essay must be written on your own words. Any material used in your essay, ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट से मटेरियल यूज नहीं कर सकते हो, बट जो भी जहां से भी यूज किया उसको साइट करना है। साइट का मतलब है कि आपको लिखना है, ठीक है। सो दो तरीके से लिख सकते हैं। सो जैसे मान लो आप कोई डेटा ले रहे हो, न्यूट्रिशन का डेटा ले रहे हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द NHFS 4 और 5 डेटा, दिस इज दिस। विद इन द ऐसे आप लिख सकते हो। नहीं तो आप लास्ट में रेफरेंसेस में डाल सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कि मैंने इस पर्टिकुलर डेटा से लिया, और उसका लिंक भी डाल सकते हो तो दे कैन सी। चैट जीपीटी में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो आपका लिख तो देगा लेकिन वो रेफरेंसेस नहीं देता है, देगा भी तो गलत सलत दे देगा, तो बहुत प्रॉब्लम आता है। और आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका पर्सनल कनेक्ट अलग होता है। एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव प्लेजराइज्ड देयर एसेज विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर प्लेजरिज्म पाया जाता है, आपने कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब एक ही तरीका बचता है कि आप अपने तरीके से अच्छे से लिखें। तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आप एक अच्छा ऐसे 1 और 2 कैसे लिखें। सबसे पहले वर्ड लिमिट है 500। प्लीज जस्टिफाई योर कैंडिडेचर। आप ये साबित करिए कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं इस फेलोशिप के लिए। दिस शुड इंक्लूड हाउ द लैम फेलोशिप फिट्स योर करियर गोल, प्रोस्पेक्ट्स एंड व्हाई यू वुड बी अ गुड कैंडिडेट। इसमें दो पार्ट है कि पहले तो कैसे आपके करियर गोल में, आप आपके पर्सपेक्टिव में, आपके लाइफ के इस मौके पे लैम फिट बैठता है, और आप अच्छे कैंडिडेट हैं ये आप कैसे कह सकते हो, क्यों आप अच्छे कैंडिडेट हैं। तो इसके लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। दे वांट टू जस्ट 3 to 4 पॉइंट्स, 3 से 4 पार्ट में आप अपना ऐसे बांट सकते हो। सबसे पहले जब आप ये बताओगे कि आपके करियर गोल में ये कैसे फिट होता है, तो यू नीड टू गिव सम बैकग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत ब्रीफ में फर्स्ट पैराग्राफ होगा आपका अपना बैकग्राउंड, ठीक है। उस बैकग्राउंड में क्या शामिल होगा, इट वुड वर्क एज अ इंट्रोडक्शन एज वेल एज थोड़ा सा डीप होगा इंट्रोडक्शन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, माय नेम इज XYZ वट एवर इट इज, मैंने ये पढ़ाई किया है, यहाँ पे काम किया है, और अभी मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। ये बहुत एक सिंपल सा है, ये बेसिक डिटेल्स आपने लिख लिया। थोड़ा और इसको डीप बनाएंगे तो लाइक माय नेम इज XYZ कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपका वो पर्टिकुलर रीजन भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर एरिया भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, थीम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने ये पढ़ाई किया है, लाइक आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हियर, देन माई कॉलेज, दिस वाज द सब्जेक्ट। आप विद इन द सब्जेक्ट कुछ अगर आपने, आपका इंटरेस्ट है, काम किया है, अब इंटरेस्ट और काम कौन सा रिलेवेंट होगा बेसिकली, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसमें पब्लिक पॉलिसी, लेजिस्लेटिव, पब्लिक पॉलिसी आपका जो रोल है यहाँ पे अगर आप देखोगे, रिसर्च, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के अराउंड 4 5 कीवर्ड्स हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये 4 5, उसमें से भी अगर मैं प्रायोरिटी में आपको बता दूं तो सबसे पहले रिसर्च, आपका एक अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड अगर होगा। सेकंड, आपकी लेजिस्लेशन को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ, मतलब पहले आपने उस तरह की पढ़ाई की, जरूरी नहीं आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई किया है, बट अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपने बेसिक लॉज पढ़े हैं, आपने पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग पढ़ा है, दैट्स इनफ। सो फर्स्ट इज रिसर्च, सेकंड इज लेजिस्लेटिव अंडरस्टैंडिंग, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, थर्ड इज डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, डेटा को सर्च करना, उसको एनालाइज करना, वेरीफाई करना, वो सारी चीजें। एंड फोर्थ इज आपका ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा तो बेसिक कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आता है। तो ये 3 4 जो मैंने की स्किल्स आपको बताए, इसके अराउंड आपने कुछ भी किया है, कोई सेमिनार किया है, कोई पेपर लिखा है, कहीं पे इंटर्नशिप किया है, इन आउट ऑफ इंटरेस्ट कुछ काम किया है, आउट ऑफ इंटरेस्ट कभी पढ़ा है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ा है, समझा है, रिसर्च किसी सब्जेक्ट पे किया है, किसी टीम के साथ काम किया है, तो वो चीज आप हाईलाइट करो।
सो आपका इंट्रोडक्शन शुड हाईलाइट दैट दिस पर्सन हैज अ इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड और उसके पास ये स्किल्स हैं जो ऑलरेडी उसने एक्वायर किए हैं। एंड नाउ यू कैन कनेक्ट विद योर करियर पर्सपेक्टिव। सेकेंड पैराग्राफ आपका ये आएगा, बिकॉज आई हैव डन दिस करेंटली आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज जहां पे मेरा वर्क ऐसा हो जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर आपने लैम्प के लिए अप्लाई किया तो आपने कुछ तो सोचा होगा। हो सकता है कि आपको पब्लिक पॉलिसी पैशनेट करता हो सकता है आपको पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग पैशनेट करता हो सकता है कि आपको एमपीज के साथ पॉलिटिक्स में जो पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ काम करने में मजा आता हो। सो ट्राई टू आस्क योर सेल्फ कि मेरा मेरा मेन रीजन क्या है, ठीक है। ऐसे किसी के बताने से आप मत लिख दो कि नहीं नहीं, अगर मैं ये दो चार रीजन लिख दूंगा तो वो स्ट्रांग हो जाओगे। डजेंट मैटर, क्योंकि वो फिट भी होना चाहिए। तो आपका जो ओरिजिनल इंटरेस्ट, आप क्यों इस फेलोशिप में आना चाहते हो, वो आप अलग से लिखिए ड्राफ्ट में, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ आपका मोस्टली वही होगा कि आई हैव अ स्ट्रांग इंटरेस्ट एंड अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव एज वेल। सो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट और मैं आगे भी इसमें फ्यूचर परस्यू करना चाहता हूँ। अलग अलग फील्ड हो सकता है, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, आप लॉयर भी बनना चाहते हो, आप पार्लियामेंट्री फंक्शन को समझना चाहते हो, पब्लिक पॉलिसी में जाना चाहते हो, आप इवन आप आईएएस और यूपीएससी में जाना चाहते हो, आप गवर्नमेंट में आगे काम करना चाहते हो, या इवन आप एज ए यूथ लीडर उभरना चाहते हो, वट एवर इट इज विच शुड बी रिलेवेंट टू। क्योंकि इस फेलोशिप को करते समय और करने के बाद आपके पास जो स्किल सेट आएंगे वो आपके उस करियर में कैसे फिट बैठते हैं। और आसान भाषा में दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मुझे फ्यूचर में आईएएस बनना है, तो आई हैव टू जस्टिफाई इन दैट सेकंड पैरा कि उसके लिए मेरे को पब्लिक पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग की अंडरस्टैंडिंग और डे टू डे बेसिस पे लेजिस्लेशन कैसे बनता है वो अगर मुझे समझ होगी, तो एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन इम्प्लीमेंटिंग पर्सन, एज एन इम्प्लीमेंटिंग जो थर्ड स्तंभ है डेमोक्रेसी का, आई थिंक दैट वुड बी इजी फॉर मी और मेरे लिए बहुत बेहतर होगा मेरे करियर के लिए। मैं अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ। सेकंड, मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे को फाइनेंस में जाना है, आर्किटेक्ट में जाना है, किसी ऐसे फील्ड में जाना है जिसमें डायरेक्टली यहाँ से एक्वायर्ड किए गए स्किल मैं यूज नहीं करता हूँ। लाइक मेरे को रिसर्च कहीं पे यूज नहीं आता है, कम्युनिकेशन कहीं यूज नहीं होता है, डेटा एनालिटिक्स कहीं यूज नहीं होता है, लेजिस्लेशन का, पब्लिक पॉलिसी का कहीं पे डायरेक्ट यूज नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। सो थिंक अबाउट इट क्लियरली कि आपको इस फेलोशिप का 10-11 महीना कैसे हेल्प करेगा आगे। और सेकंड पैराग्राफ में आपको वही हाईलाइट करना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये है और मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ इस फ्यूचर गोल के लिए। आई थिंक ये जो फेलोशिप है वो फिट है। क्यों फिट है वो भी आप रीजन बताओ, क्योंकि इस फेलोशिप में मुझे ये चीज मिलेगा जो मुझे आगे ऐसे हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आई विल अंडरस्टैंड कि लीगल लेजिस्लेशन कैसे फ्रेम होता है, तो मेरे को एज एन आईएएस ऑफिसर इम्प्लीमेंटेशन में आई कैन अंडरस्टैंड कि पॉलिसीज कैसे फ्रेम होती है, लॉज कैसे फ्रेम होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो नीड टू कनेक्ट। थर्ड पैराग्राफ वुड बी अबाउट कि आपका आप क्यों एक अच्छे कैंडिडेट हो, ठीक है। सो थर्ड पैराग्राफ में आप क्यों अच्छी कैंडिडेट हो उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा, ठीक है, कि रोल क्या है, इनकी चाहत क्या है, ये किसको चाह रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो समराइज करके आपको समझ में आ जाएगा कि किसको चाह रहा है। देन यू कैन पिच, ठीक है, कि having a good knowledge or like having a degree in particular subject, having a degree in communication, law, political science, whatever it is, ठीक है, I have an understanding of legislation framework, public policy or whatever it is, मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे इंटरेस्ट में काम किया तो मेरे पास ये पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल है, तभी तो आप अपने आप को गुड कैंडिडेट साबित करोगे ना। एक्चुअली उनको ऐसे लोग चाहिए, दे रिक्वायर द वाइब्रेंट और यंग पीपल जो लेजिस्लेशन मेकिंग में एक एमपी को टाइमली और कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली इनपुट्स दे पाए। सो यू नीड टू टेल देम कि आपके पास ऐसे कौन से नॉलेज, स्किल और इंटरेस्ट और पैशन और हॉबीज या फिर आपके भीतर ऐसी कैसी हैबिट्स और कौन कौन से ऐसे स्किल सेट हैं, कौन से ऐसे इंसाइट हैं जो आपको इस फेलोशिप में एक अच्छा कैंडिडेट होने में जस्टिफाई करते हैं। सो थर्ड पैराग्राफ वुड बी ऑल अबाउट दैट, ऑल अबाउट यू, योर की स्किल्स, योर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। So try to understand this role and align your competency and skills to this particular role, ठीक है। एंड लास्ट एंड फोर्थ पैराग्राफ अगर जरूरत बचता है तो आप लिखिए, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है फोर्थ पैराग्राफ लिखने का। जस्ट कंक्लूड
summarize the entire thing in 3 to 4 lines. Keep having this coming from this background, having this knowledge, this skill, this education, this work experience, and I'm looking forward for this particular career. I think this fellowship is the most suitable or fit like milestone in my life currently, and I'm looking forward to contribute. ठीक है, तो फोर्थ पैराग्राफ में या फिर थर्ड में भी आप बोल सकते हो कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट करोगे, लाइक आपके पास जो भी स्किल सेट और होगी आप किस तरह अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके पास ऐसा क्या है जो बाकी फेलोज से अपार्ट होगा, कुछ ऐसा है जिसमें आप यूनिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से 3 से 4 पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हो। 500 वर्ड स्ट्रिक्टली आप फॉलो करिए। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए, इसको दोबारा से सुनिए और पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाइए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आई विल सजेस्ट कि 5th ड्राफ्ट जो होगा आपका उसको सबमिट करिए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जितना आप अच्छे से मेहनत करोगे उतना आपका आगे का जो कैंडिडेचर है बहुत ईज आउट हो जाएगा। क्योंकि रीजन है, अगर आपने ये ऐसे अच्छे से लिख लिया तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज के होंगे, आसानी से आप उसको कर जाओ क्योंकि आपने यहाँ पे क्लैरिटी ले लिया। ठीक है, आते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड में क्या है कि दे वांट टू सी योर, जो भी मैंने पहले बोला स्किल सेट। अगर आपने तो लिख दिया कि मेरे पास ये स्किल सेट है, रिसर्च का है, डेटा एनालिटिक्स का है, पब्लिक पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग है, इन सब का है, दे नाउ वांट द प्रैक्टिकल। अगेन डोंट यूज चैट जीपीटी, डोंट यूज एनी कॉपी पेस्ट मेथड। आप अपने से लिखोगे, अच्छा लिखोगे, आप ओरिजिनली लिखोगे, उसके हायर चांसेस होंगे, बिलीव मी। सो ये कह रहे हैं कि राइट एन ऐसे एनालाइजिंग एनी इशू एंड द रिलेटेड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। नंबर 1, चूज द वन इशू जो आपको अफेक्ट करता हो। ठीक है, कुछ भी चूज करने से देखो, कोई भी इशू हो उसमें आपकी राइटिंग क्या है दैट विल मैटर, इशू डजंट मैटर। ठीक है, कोई भी इशू उठा सकता हूँ मैं, हेल्थ का, एजुकेशन का, वाटर का, इवन पॉल्यूशन का, कुछ भी उठा सकता हूँ, डजंट मैटर कि मेरे इशू में मैंने कौन सा इशू उठाया, उसकी मार्किंग डिपेंड करेगी। सो टेक आउट द इशू जो आपको बहुत लगता हो कि यार ये सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे से रिलेटेड पॉलिसीज पढ़िए। ठीक है, सो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे लगता है कि यार पॉल्यूशन इज एक बड़ा मुद्दा है जो मेरे करीब है, या फिर एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है। सो एजुकेशन के अराउंड कौन कौन सी पॉलिसीज है, रिसेंटली एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उससे पहले कौन से पॉलिसीज थे, उसके अलावा एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इस तरह के, या नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है, हेल्थ के अराउंड। उसके अलावा भी एक तो बिग पॉलिसी होता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पॉल्यूशन पॉलिसी। उसके अलावा छोटे छोटे पॉलिसीज भी होते हैं कुछ एक पर्टिकुलर इशू के लिए। तो एजुकेशन मैंने ले लिया, तो एजुकेशन में इशू मुझे ढूंढना पड़ेगा, एजुकेशन एज अ होल नहीं, मैं पूरे एज अ होल की बात नहीं करूंगा। आइदर आई एम चूजिंग स्कूल, आइदर हायर एजुकेशन, आइदर एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट का गैप, वॉट एवर वन इशू, उस इशू के रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज है, उनके जो इम्प्लीकेशंस है उनसे रिलेटेड आपको ऐसे लिखना। तो ऐसे लिखने का सिंपल 3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इशू को समराइज करोगे, सेकंड पैराग्राफ में आप पॉलिसीज क्या क्या है, क्या क्या एक्ट है, क्या की चीज उसको समराइज करोगे कनेक्ट करते हुए, एंड थर्ड पैराग्राफ में गिव योर ओपिनियन, योर ओपिनियन मैटर्स। ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड में जितना डेटा दे सकते हैं, जितना रिसर्च दे सकते हैं, चीजों को दे सकते हैं, दैट विल बेनिफिट, बट गिव योर ओपिनियन, स्ट्रिक्ट ओपिनियन, डोंट कॉपी पेस्ट किसी और का कॉपी पेस्ट। आपको जो लगता है कि इसमें ये सुधार की जरूरत है, ये अच्छी चीज है, इसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है, इस तरह से सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को ये की चीज करना चाहिए, दिस इज गुड बट इट कैन बी बेटर, दिस इज वर्स्ट, इट हाउ इट कैन इम्प्रूव एंड ऑल दैट। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिफ्थ टाइम फाइनली व्हेन यू रीड द ऐसे, 3 चीजें आपके समझ में आना चाहिए, तब आप ऐसे को सबमिट करें। नंबर 1, इशू क्लियरली समझ में आ जाए, समस्या क्या है। सेकंड, उस समस्या के लिए अभी हो क्या रहा है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा सेंट्रल क्या कर रहा है, स्टेट क्या कर रहा है, क्या क्या चीजें अभी चल रही हैं, पॉलिसी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन इन्वॉल्व है, एक्ट क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, एंड थर्ड, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मेरा ओपिनियन क्या है। ये तीनों चीजें अगर आपको क्लियर आउट हो रहा है आपका ऐसे पढ़ने के बाद, आपको समझ में आ रही है, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एनीवन, आप ऐसे को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, सो ये 2 ऐसे हैं। उसके अलावा ये आपके कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लाइक डिस्क्रिप्शन है, कभी भी डिक्लाइन कर सकते हैं, पीएस कोई भी क्वेरी एंटरटेन नहीं करेंगे, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को कांटेक्ट किया जाएगा,
सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश मत कीजिए। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। सो समटाइम लोगों को लगता है कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई जानने वाला हो और इस तरह से, तो अटेम्प्ट करना लाजिमी है, लोग करते हैं। बट आई थिंक इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह के फेलोशिप्स में नहीं करना चाहिए। आप अच्छे से जाइए, आप अपना मेहनत करके जाइए उधर। आई थिंक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप हार्ड कॉपी और वो सब नहीं सबमिट किया, ऑनलाइन ही है, ये सब एग्री के हैं, आप यस कर देंगे तो उसके बाद फाइनली आप सबमिट कर सकते हो। ठीक, अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हो, इट मीन्स कि आप इस फेलोशिप के लिए सीरियस हो। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले तो इस 1 घंटे के सेशन को अच्छे से देखिए, 1 या 2 बार भी देख सकते हो, बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, और भी हम लोग लैम्प फेलो के साथ सेशन करेंगे, बट ये एक अच्छा सेशन है, इसको आप समझ लिए, इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कुछ और आपको देखना है तो उसके नीचे कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन लिख सकते हो, तो हम लोग दूसरे फेलो को भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वेबसाइट है इनकी, इसको घोल के पी जाइए। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा, देख जैसे कि बिल, पार्लियामेंट के एक्ट, बिल स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव ब्रीफ, एक्ट स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेचर में ये सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगे, तो इन सबको पढ़िए। ठीक है, पॉलिसी में ये सब डिस्कशन मैटर, ये सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, लैंप का सारा सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक, तो इसको अच्छे से समझिए, इसको पढ़िए अच्छे से, सीरियस आप हैं तो आप इसमें एप्लीकेशन को अच्छे से अप्लाई करिए। एप्लीकेशन के बाद जब आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन होगा तो आप ये इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पे भी आप जुड़ना चाहते हो तो भी आप मैसेज कर सकते हो। ये वीडियो आप जरूर देखिए। बाकी अगर आप फेलोशिप्स में इंटरेस्टेड हो और यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ये कई सारे फेलोशिप्स हैं जो रेगुलर हम लोग इस पर डालते रहते हैं, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, कंसल्टेंट्स, लिंक्डइन पे हम लोग डालते रहते हैं रेगुलर, उसका भी लिंक है। तो आप रेगुलर यहाँ पे इन फेलोशिप के बारे में इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन दोनों चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, सो आई होप, वीडियो थोड़ा लंबा है बट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका जरूर जवाब देंगे। और फेलोज को बुलाने का समय अगर आपके क्वेश्चंस इस तरह के होंगे तो डेफिनेटली वी विल इनवाइट देम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। 23 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, तो इसको अप्लाई करिए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। नहीं भी होता है तो बहुत सारे फेलोशिप हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। गांधी फेलोशिप, टीच फॉर इंडिया अभी जो है वो रनिंग है, भूमि फेलोशिप भी अभी रनिंग है, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।